I'm doing great. How are you? Good, good. Absolutely fine. Thank you very much for inviting me. It's my pleasure, ma'am. So let's get started, ma'am. Sure, sure. So Absolutely. would you want to say something before going on to the main topic? So NLP Anything is to the our main topic. NLP is the main topic. I think मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी अपने सारे व्यूअर्स को, जो भी सुन रहा है और जो आगे भी सुनेगा, इज दैट NLP हैज द पावर टू चेंज योर लाइफ. एंड ये मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है. मैंने अपनी लाइफ का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है पिछले 5 सालों में, जस्ट बाय यूजिंग NLP एंड फॉलोइंग NLP. So I think that's what I would want to say. Okay, so let's get started. Thank you for that introduction, ma'am. So सबके माइंड में अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि what is NLP? मोस्ट लोगों ने सुना नहीं होगा NLP के बारे में. So ma'am, could you tell us in simple words what is NLP? Okay, so बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. NLP मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी होता है, ऐसा कोई चीज टेक्निकल Yes, टर्म्स में. बट मैं आपको सिंप्लीफाई बता दूं, इट्स अ सूडो साइकोलॉजी. साइकोलॉजी का एडवांस वर्जन है जिसका फुल फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. न्यूरो आता है न्यूरॉन से, हमारे न्यूरॉन से. लिंग्विस्टिक इज द लैंग्वेज जो आपका न्यूरॉन्स मतलब आपका जो दिमाग समझता है. और प्रोग्रामिंग इज जो लैंग्वेज से आपका न्यूरॉन्स को प्रोग्राम कर सकते हो आप, पैटर्न्स को समझकर. जैसे कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर का भी एक लैंग्वेज होता है, और उसको सेट करने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए, एक रोबोट बनाने के लिए या कोई भी टास्क करने के लिए आप एक प्रोग्राम करते हो. उसी तरह से हमारे अंदर भी दिमाग है, जो हमारा CPU है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगी. और आपका दिमाग जो एक लैंग्वेज समझता है उसको लिंग्विस्टिक कहते हैं, और जिसको आप प्रोग्राम करके समझ के उसको अच्छे से यूज करो तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बन जाता है. I all hope I right. was simple enough to answer Yes, that. yes. तो बेसिकली NLP एक टेक्निक है, राइट, जो कि अनकॉन्शियसली हमारे लाइफ में वर्क कर ही रही है. लेकिन अगर उसको कॉन्शियस कर ले हम लोग, अगर अपने अवेयरनेस के साथ उसको यूज करें तो वो ज्यादा पावरफुल टूल बन जाती है, राइट. Absolutely. ओके, तो NLP अब is हमारा about decoding your, जैसे आपने बोला कि सबकॉन्शियसली हमारा दिमाग चल रहा है. अभी आपने जैसे बताया, एक एग्जांपल दिया था, हमारा दिमाग चल रहा है. हम ऑटोमेटिकली किसी चीज को रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है. हमारे हाथ में अगर सडनली आग लग गई या कोई कोई तीली आके गिर गई, हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? हम हाथ हटा लेंगे वहां से. वो क्यों हो रहा है वो हमें नहीं पता, वो एक ऑटो रिस्पॉन्स है. तो उसी तरह से बहुत सारा चीजें हमारा दिमाग जो हमसे करवाता है. लेकिन जब हम ये समझ जाए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, सोचो हमारे अंदर कितनी पावर. राइट. ओके, सो बेसिकली NLP हो गया कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक तरह से रीप्रोग्राम करना, राइट. फॉर एग्जाम्पल, जिनको सबकॉन्शियस माइंड नहीं पता, तो अगर आप सुबह ब्रश करने जाते हो तो आपका ब्रश करने का स्टाइल सबका अलग होता है एंड आपको उसके बारे में सोचना नहीं होता. तो आप राइट से शुरू कर सकते हो या फिर लेफ्ट से, वो ऑटोमेटिक होता है. तो वो होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड में, वो हैबिट फॉर्म होता है. तो NLP के थ्रू हम लोग ये हैबिट को चेंज कर सकते हैं. Absolutely. तो हमारा पूरा लाइफ हैबिट से, राइट. ऑलराइट, तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाउ डज NLP वर्क? कैसे काम करता है? NLP बेसिकली, जैसे मैंने कहा, एक पैटर्न को डिकोड करना होता है. आपके दिमाग में जो है उसको डिकोड समझना, अपने ही दिमाग की भाषा को समझना, राइट. सो बेसिकली हम NLP का एक बहुत बड़ा फंक्शन है, एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो ये कहता है कि हर एक इंसान का मेंटल मैप अलग है, राइट. आप अभी जो सोच रहे हो, आप अभी जो देख रहे हो, वो आपकी इंटरप्रिटेशन है आपके मैप के हिसाब से, ठीक है. मैं अभी जो देख रही हूँ वो मेरी इंटरप्रिटेशन है मेरे मैप के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ. मैंने अभी कुछ दिन पहले एक लेक्चर ले रही थी, मैं सेशन ले रही थी, और सडनली बाहर से मतलब इट वाज अ विंडो, इट वाज अ ग्लास डोर. सो हमें बाहर से बहुत आवाजें आने लगी और हमारा सबका अटेंशन वहां चला गया. कॉर्पोरेट हाउस है तो हम बाहर देखने लग गए और सब ऐसे देख रहे हैं, और बाहर इट इज साउंड प्रूफ, सो वी कांट सी एनीथिंग, सो वी कांट हियर एनीथिंग. हम देख रहे हैं बाहर, और वहां पर सड़क पे लड़ाई हो रही है. एक कैब रुका हुआ है, पीछे एक ऑटो वाले ने ठोक दिया उसको, और वो लड़ाई हो रही है. और सडनली कैब वाला बाहर आता है और उसको अच्छे से मारने लग जाता है, एंड देन ही इज ब्लीडिंग एंड ऑल ऑफ दैट.
And all of a sudden in the room, including myself, all of us are like, oh my god, such a nasty driver. ये देखो यही होता है रोड रेज, टैक्सी ड्राइवर्स ऐसे ही करते हैं, ये है वो है. और सडनली वो अंदर बातें हो रही है, ये मैंने कल मूवी में भी देखा था, ये मैंने कल न्यूज में भी सुना था कि एक टैक्सी ड्राइवर ने मार दिया. और ये हम बात कर ही रहे हैं और सडनली एक जोर से आवाज आती है, एक्शन क्लोज, और एक क्लैप बजता है और सडनली कुछ लोग आ जाते हैं और डायरेक्टर आता है. बेसिकली इट वाज अ मूवी शूटिंग, राइट? इट वाज अ फ्रेम व्हिच वाज गोइंग ऑन. लेकिन हमने क्या सोचा, हमने क्या देखा, हमारा मैप क्या कहता है, टैक्सी ड्राइवर जो है वो ऐसे ही होता. हमने अपने मैप के हिसाब से एक इंटरप्रिटेशन बना लिया, ना ये सोचे समझे बिना कि वो एग्जैक्टली क्या. सो इन अ वेरी सिंपल लेमैन लैंग्वेज में आपको बताऊंगी. और ये मैं उस टाइम पे एक्चुअली यही बात कर रही थी उस सेशन में. तो मैंने बोला इससे बढ़िया डेमो क्या हो सकता है. सो दैट इज हाउ इट इज. व्हाट इज आवर मैप? हमारा जो माइंड है ना, हाउ डज इट वर्क, कि हमारा, अगर मैं कोई चीज देखूं, अगर मैं किसी चीज को देख के बोलती हूँ ये अच्छा है, वो मैं अच्छा कैसे डिसाइड करती हूँ? कोई इंसान अच्छा है, कोई चीज अच्छी है, कोई कंपनी अच्छी है, कोई बिल्डिंग अच्छी है, वो मैं कैसे अच्छा बोलती हूँ? क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारे मेरे मेमोरीज होते हैं. ठीक है, हम किसी चीज को अच्छा कब बोलते हैं? हमारे मेमोरीज के ऊपर, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर, हमारी जो फिल्टर्स है, मतलब हमारे जो बिलीव्स है, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बड़ों ने हमने जो सिखाया कि ऐसी जगह पे जाओगे तो अच्छी जगह है, ऐसी जगह पे जाओगे तो अच्छी जगह नहीं है, लोकल जगह जाओगे, चौल वगैरह में जाओगे तो अच्छा नहीं है, बंगलो होगा तो अच्छा है. तो ये हमारा बिलीव सिस्टम है. सो ये सारी चीजें जो हमारे मन में ना स्टोर होके बैठ जाती हैं, एंड दैट इज हाउ वी स्टार्ट टू सी द वर्ल्ड द वे, एंड वी स्टार्ट टू मेक अ पिक्चर. इसीलिए अगर कोई इंसान ये कहे बंगलो को देख के नहीं ये तो बेकार है, तो वो उसके मेंटल मैप के हिसाब से उसको शायद ये सीख मिली है या ये एक्सपीरियंस देखा है उसने कि उसको लोकल चौल ही पसंद है, उसको वहां की खुशबू पसंद है, वहां की मिट्टी की खुशबू पसंद है, उसको बंगलों में पसंद नहीं आएगा. बट समवन हु एस्पायर्स, हु हैज बीन टॉट ऑल हिज लाइफ, हु हैज सीन ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ, उसको तो वही लाइफ अच्छी लगी. सो इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, बट सिंपल लैंग्वेज में ये है कि हम सबका एक मैप है दुनिया को देखने का, और सब्जेक्टिव रियलिटी. इसीलिए एनएलपी कहता है कि कोई भी चीज सही या गलत, नथिंग इज राइट और रॉन्ग, इट इज ओनली द वे यू लुक एट इट. आपका जो लेंस है वही आप देखते हो. So that is in a nutshell how does it work? Yeah. So if मैंने सही से समझा तो मैं थोड़ा सा अपने ऑडियंस के लिए और जो मैंने समझा वो बताना चाहूंगा. तो बेसिकली लाइफ में जो हमारा रियलिटी है, जो हम रोज देख रहे हैं, तो उसका कुछ परसेंटेज हमारे अंदर आता है जो कि डिस्टॉर्ट हो जाता है हमारे इंटरप्रिटेशंस, हमारे बिलीव्स, हमारे आइडेंटिटी के वजह से, राइट? एंड उसके अकॉर्डिंगली हम एक रियलिटी अपने माइंड में परसीव करते जो हमें लगता है सच है, बट वो फुल ऑफ डिस्टॉर्शंस होता है, फुल ऑफ क्या कह सकते हैं, डिलीशन, जनरलाइजेशंस, बायसेस, प्रेजुडिसेस, ये सब से भरा होता है. लेकिन हमें लगता है कि ये सच है. एंड जब ये दो पर्सपेक्टिव किसी दो इंसान के ऑपोजिट हो जाए, क्लैश हो जाए, तब हम लड़ने लग जाते हैं. तो बेसिकली हम एनएलपी के थ्रू ये ट्राई कर रहे हैं कि हम एक ऊपर पोजीशन से अपने माइंड को देख सके कि माइंड कैसे काम कर रहा है. जो हम लोग सोचते हैं कि ये सच है, लेकिन असलियत में क्या वो सच है? एनएलपी से हम ये क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं. ये चीज मुझे समझ है. तो लाइफ इज रियलिटी का कोई मीनिंग नहीं, ब्रेन हमारा जो है वही मीनिंग दे रहा है, एंड जो ब्रेन मीनिंग दे रहा है वो रियलिटी बन जाता है. इज इट करेक्ट मैम? एब्सोल्युटली. बढ़िया. आई थिंक यू एक्सप्लेन इट वेरी वेल. बहुत सिंपल तरीके से आपने अच्छे से समझाया. ओके मैम, तो कैन यू टच अपॉन 3 फैक्टर्स जो हमारा माइंड के फिल्टर्स जिसके बने होते हैं, जो कि है डिलीशन एंड जनरलाइजेशन एंड डिस्टॉर्शन, ये जो होता है, कैन यू टच अपॉन दैट अ लिटिल बिट? श्योर. डिलीशन क्या होता है? बेसिकली डिलीशन से पहले मैं डिस्टॉर्शन की बात करूंगी. डिस्टॉर्शन क्या होता है कि कई बार हम लोग ऐसी चीजें होती हैं हमारी लाइफ में जो हम इंटरप्रेट करते हैं, राइट? उससे पहले हम डिलीशन की बात करते हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन इन दैट सीक्वेंस ओनली. बहुत बार हम ये कहते हैं ना कि हमें जो सुनना है वही सुनते हो. बहुत आप लोगों ने सुना होगा कि शशांक, आपको जो सुनना है वही आप सुनते हो, मैं जो बोल रही हूँ वो आप सुन नहीं रहे हो, राइट? आपने अपने मन से जो सुना है, सपोजिंग मैंने आपको ये बताया कि कल, अगेन आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ एक हस्बैंड वाइफ का.
ठीक है, ये एक नॉर्मल सिचुएशन आई थिंक, जो सुन रहे हैं और अगर मैरिड है वो बहुत अच्छे से रेजोनेट कर पाएंगे। हस्बैंड वाइफ जो है नॉर्मल न्यूली मैरिड कपल है, काफी टाइम से साथ में है और बहुत अच्छे से उनकी लाइफ कट रही है। सडनली हस्बैंड जो है वो रात को लेट आना शुरू कर देते हैं। उनकी वाइफ हाउसवाइफ है, वो घर में बैठती है, काम करती है, बहुत हैप्पी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सडनली हस्बैंड जो है वो लेट आना शुरू कर देते हैं। और वो आ रहा है लेट क्योंकि वो प्रोजेक्ट कर रहा है, उसको एक नया प्रोजेक्ट मिला है एंड वो प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाएगा अगर वो प्रोजेक्ट को अच्छे से करेगा। उससे गलती क्या हुई, उसने वाइफ को ये बताया मैं लेट आने वाला हूँ, क्यों आने वाला हूँ, कब आने वाला हूँ, ये नहीं बताया। उसने ये बोला कि डार्लिंग आई एम गोइंग टू कम लेट फॉर द नेक्स्ट 1 month, बस। अब क्या हुआ, बीवी जो है वो सास बहू सीरियल्स देख रही है। आई एम सॉरी जो लोग देख रहे हैं, मैं वो नहीं बोल रही कि बुरा है, लेकिन वो देख रही है डेली एपिसोड, सोप्स वगैरह देख रही है। और उसमें यहाँ पर एक सडनली एक पिक्चर आ जाता है जहां पर हस्बैंड का उसकी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है। इनके दिमाग में क्या डिस्टॉर्शन आ गया, डिस्टॉर्शन, राइट। उनके दिमाग में डिस्टॉर्शन आ गया कि क्या मेरा हस्बैंड अपनी ऑफिस में बैठा हुआ है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड है वहां पर, कहीं ना कहीं कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा। एंड उसने अपना मन में जो है मनगढ़ंत कहानी बना ली, तो उसने इंटरप्रेट कर लिया, दैट्स द डिस्टॉर्शन। क्यों हुआ, क्योंकि था पहले, राइट। डिस्टॉर्शन हुआ कि वो बना रही है मनगढ़ंत कहानियां। अब सडनली जब वो घर में आ जाता है एक दिन प्रमोशन लेटर हाथ में लेके कि वो फाइनली उसका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, she's packed her bag and everything and she says I'm going to my Maika, I'm leaving you, I'm going to my Maika. And suddenly husband is like, ये सास बहू की सीरियल्स देखना बंद कर दे, तुझे बहुत हो गया, you know, you're just going over track. So that is a generalization कि सास बहू की सीरियल देख के ही आप ऐसे हो रहे हो। So I'm just giving an example that you know डिलीशन क्या होता है, हमारी जो कम्युनिकेशन में हम कोई चीज अगर क्लियरली नहीं बताते हैं या हम कोई चीज, इसलिए हम कहते हैं ना कम्युनिकेशन जो है हमारे हाथ में होती है, हु स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन उसके हाथ में पावर होती है। द मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स यू गेट, राइट। तो अगर हस्बैंड ने क्लियरली बताया होता अपनी बीवी के पर्सपेक्टिव को समझते हुए कि वो कैसे समझेगी, तो ये डिलीशन होती ही नहीं। वो अपने इंटरप्रेट नहीं करती, मतलब वो डिस्टॉर्शन नहीं लेके आती कि ऐसा हुआ होगा या वैसा हुआ होगा, राइट। बिकॉज ही इज गॉट एन अफेयर, ही इज कमिंग लेट, इट कुड बी एनीथिंग एल्स, शी डिड नॉट क्लैरिफाई। एंड देन अ जनरल स्टेटमेंट दैट वो ऐसा होने के बाद सडनली का हस्बैंड जो है वो चीटिंग करने लग जाते हैं एंड ही इज नॉट गोना बी विथ यू एंड इट्स बेटर टू फॉर मी टू पैक ऑफ। सो दैट इज अ जनरलाइजेशन। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था टैक्सी ड्राइवर का। हम क्या करते हैं, एक चीज हमारे इंस्टेंस में, हमारी लाइफ में कोई भी एक चीज अगर हो जाए, हम उसको जनरल स्टेटमेंट बना देते हैं। बॉम्बे इज अ बैड सिटी, व्हाई? बिकॉज ऑल द पीपल हियर आर, ऑल द टैक्सी ड्राइवर्स हियर आर चीटर्स। यू नो, दिल्ली इज नॉट अ सेफ सिटी, व्हाई? बिकॉज एक लड़की का कभी कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसको हमने अनसेफ डिक्लेयर कर दिया। सो दीज आर ऑल जनरलाइजेशन टर्म्स। सो ये जो 3 एलिमेंट्स है, ये एनएलपी हमें समझने में बहुत इंपॉर्टेंटली हेल्प करता है कि आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, ये अगर ये 3 चीजें नहीं होंगी उसमें, मतलब अगर डिलीशन नहीं कर रहे हो आप, तो ऑब्वियसली डिस्टॉर्शन पैदा नहीं करेगा। अगर डिस्टॉर्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप जनरलाइजेशन नहीं करोगे चीजों को, और आप ये देखोगे कि एवरी इंडिविजुअल, एवरी इंस्टेंस, एवरी इवेंट इज डिफरेंट देन द अदर। और यही होता है लाइफ में, हर इंडिविजुअल, हर इंस्टेंस अलग होता है। मैं अगर एक मैरिड वुमन हूं, मैं दूसरी मैरिड वुमन को कोच नहीं कर सकती कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो आपके साथ भी ऐसा होगा। It could be different, right? So I need to leave that generalization, distortion, etc. I have to have a very clear mind कि मुझे अपना communication loop जो है बहुत clear रखना है, वरना ये सारी जो है खिचड़ी पक जाती है। Right. Okay. So अब जो हमारे ऑडियंस है, मैं उनको थोड़ा सा क्लियर मैप देना चाहता हूँ कि कैसे ये सारा हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, एंड फिर इसमें हम इमोशंस वाला एंगल भी ज्वाइन करेंगे एट द एंड। सो कैसे ये इंफॉर्मेशन बाहर से आता है, हम कैसे उसको परसीव करते हैं सेंसेस से अपने, फिर कैसे वो फिल्टर होता है, वो थोड़ा आप उस पर लाइट शेड कर सकते हैं। कैसे इंफॉर्मेशन बाहर से आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन अगर मुझे ऐसा आया जो मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, जैसे मैंने आपको सेम वाइफ का एग्जाम्पल दिया, उसने बता दिया कि वो लेट आने वाला है, क्यों, कब, कहा, कैसे बंद होगा, वो नहीं बताया। कम्युनिकेशन लूप जो है वो क्लोज नहीं हुआ। किसकी गलती है? आप कहेंगे कि वाइफ की गलती है, उसने पूछा नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन इज ऑफ द स्टार्टर ऑफ द कम्युनिकेशन, राइट, जिसने इनिशिएट किया। तो अगर आपका एक पैटर्न है
जैसे आप अगर सपोजिंग, अगर जैसे आपने ब्रशिंग ऑफ द टीथ का एग्जांपल दिया, अगर आप हर रोज राइट से ब्रश करो, सडनली आपने बोला मेरे को लेफ्ट से करना है, कोई रीजन तो होगा ना। आप अपना पैटर्न क्यों चेंज करो? आपको अपने राइट लेफ्ट हैंड को ज्यादा एक्टिव बनाना है, ब्रेन को ज्यादा अच्छे से दौड़ाना है, तभी आप करोगे ना ये सब चीजें। तो आपका लाइफ में कोई भी पैटर्न ब्रेक होने का एक रीजन होता है। वो रीजन अगर आपके कम्युनिकेशन लूप में अगर आपने वो रीजन नहीं बताया, अगर क्लियरली नहीं बताया, तो वो इट ट्रिगर्स इमोशंस। डिस्टॉर्शन की वजह से, डिस्टॉर्शन जैसे मैंने बोला इंटरप्रिटेशन, डिस्टॉर्शन का सिंपल वर्ड होगा अपना, सिचुएशन कुछ और है लेकिन मैंने अपना मीनिंग लगा दिया उस सिचुएशन में, राइट। और यही होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होती हैं, दरारें क्यों पड़ती हैं, झगड़े क्यों होते हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग, सिंपल वर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होती है? क्योंकि हम स्टोरी को अपने एंगल से देखते, हम स्टोरी राइट को थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के एंगल से नहीं देखते। तो हमारा ऑब्वियसली वो है अपना इंटरप्रिटेशन आएगा। जब हम अपना इंटरप्रिटेशन लाएंगे, ट्रिगर ऑफ इमोशंस विल कम अप। हमारी इमोशंस क्या होंगी? विल बी एंशियस, विल बी फ्रस्ट्रेटेड, विल बी डिसअपॉइंटेड, हमने कुछ एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ, ऑब्वियसली एंजाइटी होगी, बहुत सारी चीजें। तो अगर आपका ये कम्युनिकेशन लूप जो है वो आप क्लियर नहीं रखोगे, अगर आप किसी अगले बंदे से बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, चाहे वो पर्सनल हो या चाहे ऑफिशियल हो, अगर अपने कम्युनिकेशन में ये चीजों की एलिमेंट्स को छोड़ दोगे बीच में, तो इट विल रिजल्ट इनटू ऑल दीज इमोशंस कमिंग अप। ओके मैम। सो जो हमारे व्यूअर्स है, एक मैं छोटा सा रिकैप देता हूँ जो मुझे समझ आया, देखते हैं आपको समझ आता। सो जो हमारा इंफॉर्मेशन है, बाहर से हम बॉम्बार्ड हो रहे हैं इंफॉर्मेशन के साथ, राइट। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो इंफॉर्मेशन अंदर लेने का हमारे पास सिर्फ 5 तरीके, 5 सेंसेस के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को अपने अंदर डालते हैं। वो हो गया हमारा सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, फीलिंग, 5 हो गए, राइट। तो इसके बाद ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाता है। तो हमें लगता है कि ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ब्रेन तक चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बीच में आता है जो मैम ने अभी बताया, ये फिल्टर्स बने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टॉर्शन के, सेकंड है हमारा डिलीशन, एंड थर्ड है हमारा जनरलाइजेशन। तो ये फिल्टर से पास होके जाता है इंफॉर्मेशन, एंड रियलिटी कुछ था लेकिन हमने उसका बना कुछ और लिया अपने दिमाग में। तो उसके बाद हम लोग उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। तो जो लोग अभी जैसे हमारे व्यूअर्स हैं, हम लोग लॉजिकल होने का बहुत ज्यादा दावा करते हैं, ये जनरेशन। तो अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो आपने कभी रियलिटी को एज इट इज एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि जितना भी रियलिटी आज तक आपने बचपन से अभी तक देखा है वो सारा इस फिल्टर के थ्रू होके गया। एंड पॉइंट बाय पॉइंट, टाइम से टाइम तक ये फिल्टर्स चेंज हुए, अनकॉन्शियसली हुए। एनएलपी आपको ये कॉन्शियसली करना सिखाता है। तो इसका फायदा क्या होगा? एनएलपी कॉन्शियसली फिल्टर चेंज करने का क्या फायदा होगा? जैसे मैम ने एग्जांपल दिया था एक्शन सीन वाला, जो फाइटिंग हो रही थी दो ऑटो एंड टैक्सी वाले के बीच में। तो जैसे आपने देखा कि पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया पूरा। कहाँ लग रहा था कि रोड रेज, कहाँ पे हम लोग रोड रेज में पहुंच गए थे, पॉलिटिकल इश्यू बन गया था एक, एंड वहां से सीधा आ गया मूवी सीन पे। तो ऐसे आपका लाइफ भी चेंज हो सकता है, पूरा आपका लाइफ का स्क्रिप्ट चेंज हो सकता है अगर आपने अपने फिल्टर्स चेंज कर लिए। अगर आपके अंदर बिलीफ है कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, तो आप जितने मर्जी टेक्निक ट्राई कर लो, जितना मर्जी आप स्टेज पे चल जाओ, ट्राई करो कि मैं बोलूंगा स्टेज पे, पब्लिक स्पीकिंग करूंगा, लेकिन आप शेक करना शुरू कर जाओगे जब तक ये फिल्टर चेंज नहीं होगा कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट वाला। जैसे ये फिल्टर चेंज हो गया एंड आपके अंदर स्पीच भी दोगे एंड स्टैंडिंग ओवेशन भी लेके जाओगे। तो एनएलपी का ये फायदा है कि हम इस फिल्टर को चेंज कर सकते हैं। ये फिल्टर चेंज करके हमें रियलिटी तो नहीं दिखती एज इट इज, लेकिन रियलिटी को मैनिपुलेट जरूर कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। तो अब हम लोग जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज में, जो ये टॉपिक है आज का, कि कैसे ये हमारे इमोशंस को करता है ट्रिगर। एनएलपी को और इमोशंस को हम ज्वाइन करने वाले एंड जानने वाले कि क्या रोल है एनएलपी का इन पर्सनल डेवलपमेंट। तो मैम, ओवर टू यू। पर्सनल डेवलपमेंट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, स्टार्टिंग स्टेटमेंट ही मैंने कहा था दैट एनएलपी हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म एन इंडिविजुअल्स लाइफ। अगर उसको अच्छे से यूज किया जाए, उनकी टेक्निक्स को, फॉरगेट अबाउट टेक्निक्स, बेसिक जो प्रिंसिपल्स है, जो प्री सपोजिशंस है, जो ये डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन को ही हम अगर समझ ले, जो इनका कम्युनिकेशन लूप है उसी को हम समझ ले, तो हमारी लाइफ के बहुत सारे जो इश्यूज है
पर्सनल डेवलपमेंट क्या होता है? पर्सनल डेवलपमेंट स्पेस ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप्स, इन द स्पेस ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, करियर में, बिजनेस में, ग्रोथ में, हर किसी में आपको पर्सनल डेवलपमेंट चाहिए। आप जो बचपन में थे, 4 साल का बच्चा जो था वो 40 साल की उम्र में वो नहीं रहता, वो बढ़ता है, वो डेवलप होता है। लेकिन हम ये देखते हैं अगर हम अपने ऊपर पर्सनली कुछ साइकोलॉजिकली कुछ डेवलपमेंट नहीं करें, तो मैं खुद ये देखती हूँ बहुत बच्चों में, बहुत सारे एडल्ट्स में भी, यंग एडल्ट्स में, एडल्ट्स में भी, कि समटाइम्स हम नहीं समझ पाते कि हम क्यों कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। हम क्यों इरिटेबल हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे हम क्यों इरिटेबल हो जाते हैं। मैं कॉर्पोरेट में देखती हूँ, आई हैव बीन इन कॉर्पोरेट फॉर द लास्ट मोर देन 20 years नाउ। मैं देखती हूँ लोगों को जरा सी प्रॉब्लम, जरा सा प्रेशर आ जाता है तो दे ब्रेक आउट। जरा सा बॉस ने चिल्ला दिया तो पीपल स्टार्ट पैनिकिंग, वो अपना हाथ पैर छोड़ देते हैं। जरा सा कुछ ब्रेकअप हो गया गर्लफ्रेंड के साथ में तो सुसाइडल टेंडेंसी शुरू हो जाती है। सो ये सारी चीजें, आई एम नॉट बीइंग हार्ड हियर बाय हार्ट, आई एम नॉट सेइंग, सी हम सब लोग इमोशनल हैं, इंसान एक सोशल बीइंग है, इंसान को लोग चाहिए होते हैं, हम सबको चाहिए, दुनिया चाहिए, साथ में चाहिए, लेकिन हमारे इमोशंस को किस तरह से, माइंड इज लाइक आई से ऑलवेज, हमारा माइंड जो है ना एक पपी की तरह होता है, पेट की तरह होता है। हम उसको अगर बांध के अच्छे से संभाल के रखें, हमारे डायरेक्शन में जाने दें, तो वो चलेगा, अच्छा रहेगा। वरना इट विल वॉन्डर एवरीवेयर एंड इट विल टेक यू एवरीवेयर। फिर आप बोलोगे यार मेरी तो लाइफ ऐसी ही निकल गई। तो ये इसीलिए एनएलपी और इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है कि आप कैसे अपने इमोशंस पे काबू पा सकते हैं। तो एनएलपी को यूज करके आप, जैसे आपने कॉन्फिडेंस का एग्जांपल दिया, दैट इज द फर्स्ट थिंग। आपको कॉन्फिडेंस लाना है, आपको अपना कोई फियर मिटाना है, कोई फोबिया अगर आपका है, कोई ट्रॉमा है। बहुत लोग मैंने देखे हैं, अभी भी इतने सारे लोगों को मैं कोच करती हूँ, चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये आजकल बहुत चल के आ रहा है, मतलब अभी अभी निकल रहा है, क्योंकि अभी लोगों को अवेयरनेस हो रही है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, मेरे दिमाग में अभी तक है। तो ये सब सारे ट्रॉमास को हटाना, ये फियर को हटाना, मतलब मैंने देखा है कॉर्पोरेट में इतने बड़े पोजीशन पे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक फियर है उनके मन में जो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। एक फियर है कि फैमिली छोड़ के चली जाएगी, एक फियर है कि अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो मैं कुछ नहीं हूँ। बहुत छोटे छोटे फियर्स होते हैं हमारी लाइफ में। अब वो फियर के साथ आप नहीं जी सकते आगे। आप जितना भी कुछ भी पोटेंशियल ले लो, आप जितनी भी पढ़ाई कर लो, जितना भी आईक्यू बढ़ा लो, आपका ईक्यू अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा, अगर आप अपने ऊपर अवेयर नहीं रहोगे कि आपके इमोशंस कब ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्यों ऊपर नीचे हो रहे हैं और कैसे उनको कंट्रोल करना है, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसीलिए इन दोनों का जो अमेलगमेशन है, टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस एंड टू बी एबल टू मैनेज योर इमोशंस विद एनएलपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, परफेक्ट। सो अगर इसको हम एक मैकेनिज्म के थ्रू समझाना चाहे ऑडियंस को, तो बेसिकली ये कैसे होगा कि बाहर से इंफॉर्मेशन आया, एक थॉट मेरे अंदर प्रोड्यूस हुआ। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि आज किसी का ब्रेकअप हो गया, ठीक है, एंड उसका ब्रेकअप हुआ, उसके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जो कि उसका नॉर्मल रिएक्शन होता है सबका, कि ब्रेकअप हो गया, चलो उदास हो जाए, डिप्रेस हो जाए, ये थॉट्स आएंगे उसके दिमाग में, एंड ये थॉट्स ट्रिगर करेंगे इमोशंस को। एंड जैसे ही ये थॉट्स आएंगे कि मेरा ब्रेकअप हो गया, चलो उदास फील करूं, तो फिर वो आदमी डिप्रेस होगा, सैड होगा, एंड फिर उसको लगेगा कि चलो अकेले जाके बैठ जाओ, राइट। सो ऐसे करके हमारे थॉट्स हमारे इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। तो हमें लगता है कि सिचुएशन, जैसे कोई हमारा बॉस हम पे चिल्ला दिया, तो हमें लगता है कि हमारा बुरा मानना बिल्कुल सही है। मोस्ट लोगों को लगता है कि मेरा रिएक्शन देना सही है, बट ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बॉस के चिल्लाने और आपके रिएक्शन में कोई कोरिलेशन ही नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं होती। बॉस आप पे चिल्ला रहा है, वो एक अलग इवेंट है, वो न्यूट्रल इवेंट है। बॉस के चिल्लाने पे आप उदास हो ये जरूरी नहीं है, ये आप अपने आप ये इमोशंस को अपने अंदर क्रिएट कर रहे हो अपने थॉट्स से, राइट मैम। तो अगर आपने इसको चेंज कर दिया, अब आप पूछोगे कि चेंज कैसे कर सकते हैं हम लोग, इतनी हम एनएलपी की बात करें तो चेंज कैसे कर सकते हैं। चेंज करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल टूल है, जिसको हम लोग रोज यूज कर रहे हैं अपने लाइफ, वो है अवेयरनेस। अगर बॉस मुझ पे चिल्ला रहा है, मैं उस टाइम पे अवेयर हो जाऊं कि मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं गुस्सा करूं एंड एक सर्कुलर लूप में चल जाऊं कि मैं गुस्सा किया, फिर मैं डिप्रेस हुआ, फिर मेरे और नेगेटिव थॉट्स आए, फिर और नेगेटिव इमोशंस आए, फिर और नेगेटिव, ऐसे करते करते मैं घूमते जाऊं उसमें। ये पहला ऑप्शन है। एंड दूसरा ऑप्शन है कि मैं बॉस के गुस्सा करने को एक पॉजिटिव वे में इंटरप्रिटेशन या मीनिंग चेंज कर दूं उसका,
मैं कह सकता हूँ कि बॉस ने कहा क्या हो सकता है कि अगर मैं इनका एडवाइस मान लूं तो मुझे अगला प्रमोशन मिल जाए, इसको मैं पॉजिटिव साइड में लेके जा सकता हूँ। तो ये ऑप्शन हमेशा सबके पास हर सिचुएशन में होता है। तो क्या आप ये ऑप्शन को यूटिलाइज करते हो कि नहीं, ये आपके ऊपर है। अब आप लोग को लगेगा कि शशांक ये बोलने में तो बहुत ईजी है लेकिन ये होता नहीं है, रियल लाइफ में ये सब नहीं हो सकता। तो ये जो थॉट है ये आपके माइंड का एक डिस्टॉर्शन है जो कि हमने अभी डिस्कस किया। ये डिस्टॉर्शंस, ये जो आपके जनरलाइजेशन है, यही आपको स्टक करके रखे है, इसलिए आप खुश नहीं हो पा रहे हो, इसलिए आप इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा है कि ये सारा कुछ वू स्टफ है, हवा की बातें है, फिलोसफी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब आप अपने दिमाग में बोल रहे हो, इस टाइम पे अपने दिमाग में सोच रहे हो, एंड यही आपका फिल्टर है। अब अगर इस फिल्टर से सोचोगे तो आप जो सोच रहे हो सही है, ये सब नॉनसेंस है। लेकिन अगर फिल्टर चेंज किया एंड जिस फिल्टर से हम लोग देख रहे हैं, मैम और मैं, उस फिल्टर से आप देखो तो आप अपने लाइफ को चेंज कर पाओ। तो इस चीज को अप्लाई करने के लिए पहले आपके पास एक ओपन माइंड होना चाहिए, एक माइंड खुला रहना चाहिए नए आइडियाज को सुनने के लिए। ये नहीं कि ये बेकार है। मोस्ट लोग इसी एरिया में स्टक हो जाते हैं कि उनका माइंड ही बिल्कुल क्लोज्ड है, शट ऑफ माइंड है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सब पता है, एंड वो इग्नोरेंस में चले जाते। सो नंबर 1 ट्रैप है पर्सनल डेवलपमेंट का, इग्नोरेंस। तो सबसे पहले एक ओपन माइंड रखो। आगे आपको मिलने वाले हैं टेक्निक्स एनएलपी के, मैम के थ्रू, तो आप उसको ट्राई करना अपने लाइफ में। एंड अगर आप ट्राई करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तभी रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर सोचोगे कि ये बस हवाई की बातें हैं तो कुछ नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मेन प्रिंसिपल्स ऑफ एनएलपी। एनएलपी के इन प्रिंसिपल्स पे बना हुआ है वो जानते हैं, क्योंकि टेक्निक बताना एक चीज होता है। अगर मैं आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक टेक्निक दे दूं, हो सकता है आपके लिए काम करे, 10 दिन काम करे, 20 दिन काम करे, लेकिन फिर आप अपने पुराने सेल्फ पे चले जाओगे, फिर आप वही अनकॉन्फिडेंट शशांक बन जाओगे। लेकिन अगर मैंने आपको एक प्रिंसिपल दे दिया, तो अगर आपको वो प्रिंसिपल अच्छे से समझ आ गया एक बार, तो आप उसके ऊपर कई सारे टेक्निक्स बना सकते हो। तो आपको प्रिंसिपल्स पकड़ने होंगे, जो कि मैम हमें अभी बताने वाले। सो मैम, ओवर टू यू। Thank you, Shashank. I really like the fact that you mentioned the entire thing. So principles की जब हम बात करते हैं, presuppositions कहते हैं इसको, NLP के कुछ presuppositions है। और presupposition का मतलब क्या होता है? बेसिकली हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लाइफ में। जैसे हम बचपन में भी, हम लोग स्कूल में थे तो हमें बताया जाता था, हमारे डायरी में सबसे पहले लिखा रहता फ्रंट पेज पे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। वो क्या हो जाते हैं, वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हो जाते हैं, वो हमारे दिमाग में जाके, हमारे जहन में जाके बैठ जाते हैं कि हाँ, बड़ों के साथ जो है अदब से ही पेश आना चाहिए, ओबीडियंस होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सिमिलरली एनएलपी बनाने वालों ने, रिचर्ड बैंडलर और उन्होंने जॉन ग्राइंडर ने, इन्होंने जो बनाया उसकी कुछ प्री सपोजिशंस रखे हैं। some presuppositions which are the foundation stone of NLP. जैसे आपने बोला, one of the foundation of personal development is that you should have an open mind. Similarly, NLP को समझने के लिए कुछ foundation principles है, which is the first one is the map is not the territory. Right? Map is not the territory मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, आप जो सोच रहे हो और आप जिस लेंस से देख रहे हो वो आपका मैप है, वो आपका दिमाग है, आपका इंटरप्रिटेशन है, आपकी खुद की बनाई हुई पिक्चराइजेशन है। जो मैं देख रही हूँ वो मेरी पिक्चराइजेशन है। क्या हम में से कोई गलत है? द आंसर इज नो। हम दोनों सही हैं, हम दोनों वर्ल्ड को देख रहे हैं अपने नजरिए से। तो ये रिस्पेक्ट करना, जब हम ये इसको हम प्रीसपोजिशन जब लेके चलते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम जो भी चीज आगे बढ़ेंगे, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि यू शुड बी ओपन फॉर फीडबैक, यू शुड बी ओपन टू लर्न। अगर मैंने ये दिमाग में बिठा लिया कि द मैप इज नॉट द माई टेरिटरी, मतलब कि मेरी जो दिमाग में जो बसा हुआ है वो दुनिया नहीं है। मतलब जो शशांक सिखा रहे हैं, जो स्वाति सिखा रही है, जो दुनिया के और लोग सिखा रहे हैं, that is also a territory, that is also right. So the moment I agree that this is the first principle of NLP, I will be open to understanding, learning like a sponge. मेरे ये मोटो है लाइफ का, मैं हमेशा बोलती हूँ कि learn as if there is, learn every day as if tomorrow is not going to come, today is the last day. तो हर रोज जो है उठिए और कुछ नया सीखिए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया सीखिए। और हर एक इंसान, हर एक इंस्टेंस, हर एक एपिसोड आपको सिखाता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, हर इंसान, हर इंस्टेंस आपको सिखा के जाता है। तो दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। द सेकेंड प्रिंसिपल इज द माइंड एंड बॉडी the mind cannot do anything without the body, which means the mind and body are interconnected.
राइट। इसका मतलब ये है, ये भी अगर आप समझे कि आपका जो माइंड है, आप अगर जो माइंड में सोच रहे हैं, अगर आप माइंड में किसी के बारे में ईर्ष्या रख रहे हैं, एंगर रख रहे हैं, गुस्सा रख रहे हैं, जेलसी रख रहे हैं, आपका बॉडी वो रिप्रेजेंट करेगा। Like they say, the body cannot not speak anything. It will speak exactly what your mind is going on. आप कितना भी फेस अप कर लो, कितना भी मास्क अप कर लो, फसाड बना लो कि oh I like you so much, but it's not going to happen. You will behave in a particular way in front of that person. So the mind and body are interconnected always. आप जैसे अभी आप दुखी होने की बात कर रहे थे, अगर आप दुखी हो, डिप्रेशन में क्यों जाते हैं लोग? दुखी तो यहाँ से होते हैं, बॉडी क्यों मोटा हो जाता है खा खा के? क्यों होता है? क्यों बॉडी इतना लथार्जिक हो जाता है? क्यों हम सोते रहते हैं पूरा दिन? क्योंकि माइंड एंड बॉडी इंटरकनेक्टेड। हम उसको डिटैच नहीं कर सकते, हमारा धड़ और सर से अलग नहीं कर सकते टिल वी आर फिजिकली अलाइव, राइट? तो ये दोनों चीजें सेम है। जब हम ये समझने लग जाए तो क्या समझेंगे हम कि जो अगर हमें अपने बॉडी को स्वस्थ रखना है, जो हेल्दी रखना है, तो हमारे माइंड को हेल्दी रखना जरूरी है। जैसे आप इनपुट करते हो, खाना हेल्दी फूड खाते हो, पानी पीते हो, अपना माइंड बॉडी का ख्याल रखते हो, वैसे ही आपको माइंड का ख्याल रखना जरूरी है। दुनिया बहुत पैसा डालती है, बहुत एनर्जी डालती है अपना बॉडी फिट रखने में, उसका आधा भी अगर आप माइंड फिट रखने में डाल दो ना, the world will be a much better place, right? I'm sure you'll agree with that. So that is the second principle. The third principle is there is no failure, only feedback. अब ये उन लोगों के लिए है जो हर छोटी चीज में बोलेंगे यार मैं तो फेल हो गया, मुझसे नहीं हो सकता, यार मैं पास नहीं हुई, मुझसे नहीं होगा, मैं यूपीएससी में नहीं, मैं फेल हो गई, मैं तो आगे बढ़ ही नहीं सकती, मैं ये जॉब नहीं मिला मुझे, मैं तो कोई लायक ही नहीं, मुझे ये नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे पायलट बनना था, मैं पायलट नहीं बना, मैं यहाँ कॉल सेंटर में लैंड कर गया, अरे कुछ तो मिला तुझे। ये नहीं सोच रहे हम। पहली चीज तो ये है, देयर इज नो फेलियर। फेलियर एंड सक्सेस आर टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अगर हमने कम्युनिकेशन स्कूल में पढ़ा होगा, लैंग्वेज में लोगों ने पढ़ा होगा, ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। आपने कभी सक्सेस को देखा है? आपने कभी फेलियर को देखा है? वो कोई फिजिकल चीज है? जैसे हम पेन को पकड़ सकते हैं, बुक को पकड़ सकते हैं, इस मोबाइल फोन को पकड़ सकते हैं, हम इन दोनों चीजों को नहीं पकड़ सकते। और ये अगेन सब्जेक्टिव रियलिटी है। आपका रियलिटी ऑफ सक्सेस कुड बी कंप्लीटली डिफरेंट, माय सब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ सक्सेस कुड बी कंप्लीटली डिफरेंट। मेरे लिए अगर कोई फेलियर होगा, किसी और के लिए वो सक्सेस हो सकता है। मैं यहाँ पर बैठे बैठे बोल सकती हूँ यार मैंने 25 वीडियो डाल दिए, एक भी लाइक नहीं आया, मेरे लिए फेलियर है। कोई और बंदा वहां बैठ के बोल रहा होगा यार इसने 25 तो डाल दिया, मैं तो एक भी डाला आज तक। So it is, that is the thing. That's the reason why this phrase I love saying, because there is no failure, only feedback. ये अगर फ्रेज आप अपने दिमाग में बिठा लो, एक लाइक अ ग्लू स्टिक के साथ में बिठा लो, तो क्या होगा कि आप जिंदगी में हर चीज ट्राई करने का दम रखो। Everything you will have the risk taking appetite. You will say I want to try everything. I want to learn everything. कोई बात नहीं, फेलियर हो तो क्या हुआ, गिर गए तो क्या हुआ, उठे हैं ना। हम बचपन से लेके आज तक कितनी बार गिरे होंगे, तो क्या माँ बाप ने हमें चलना नहीं सिखाया, बोल दिया बैठे रहो? अगर ऐसा होता तो हम शायद कभी खड़े ही नहीं होते। So that is the presupposition of life rather, not even NLP. So ये तीन चीजें हैं जो presuppositions हैं। There are many such presuppositions. If you want me, I can go ahead, but I think आज के लिए presupposition के point of view से अगर हम ये तीन चीजें भी अपने pillars बना लेना लाइफ के, that the map is not the territory, learn from everyone, every person has a different territory, उसमें जाओ, उसमें सीखिए और बाहर निकालिए, अपना extract करिए information. The other is that mind and body are interconnected. आप कभी भी दोनों को अलग अलग रख के नहीं सोच सकते। आपका बॉडी अफेक्ट होगा तो आपका माइंड भी अफेक्ट होगा, आपका माइंड अफेक्ट होगा तो बॉडी भी अफेक्ट होगा। और तीसरा चीज ये है कि फेलियर नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ फीडबैक होता है। हर फेलियर ही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। सक्सेस रादर डेंजरस होता है। जिस इंसान ने पहले ही शॉट में सक्सेस पा लिया, उसको तो पता ही नहीं आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि उसने फेलियर देखा ही नहीं है। सो इसीलिए फेलियर ज्यादा सक्सेसफुल है। फेलियर जो देखता है उसको पता है ओके ये रास्ता नहीं लेना, ये रास्ता गलत है, ये रास्ता नहीं लेना, उसको पता है कौन से रास्तों में नहीं जाना, उसको पता है कौन से रास्ते पे जाना है। बट जिसने सक्सेस सिर्फ देखा है ना, उसको नहीं पता कि कौन से डेंजर जोन्स। So I think I'll leave you with these three presuppositions for today. A lot of pondering around should be done. ये बहुत सिंपल सेंटेंसेस है शशांक, बट अगर आप जब हमारी पढ़ाई हुई थी ना ये presuppositions के बारे में, हमारे कोच ने बताया कि ये तो सिंपल सेंटेंस है, लेकिन अगर आप रात भर इसके बारे में सोचो और एग्जाम्पल्स सोचो और आप देखो कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी अगर ये आपके लाइफ का फाउंडेशन प्रिंसिपल बनेगा। तब हमें एनलाइटनमेंट मिला
कि यस, आज तक हम जो सोचते आ रहे हैं वो ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, लेकिन अगर इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बना ले अपने लाइफ का, लाइफ विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। परफेक्ट। सो ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा कि ये जो 3 प्रिंसिपल्स है, ये गोल्डन नगेट्स है, एनएलपी के गोल्डन नगेट्स है, एंड आप अपने लाइफ में इसको कर सकते हो यूज। उसके लिए टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। कॉम्प्रीहेंशन होता है कि कैसे हम ये चीजों को सीख सकते हैं एंड अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन के कई सारे डिग्रीज होते हैं, कई लेवल्स होते हैं। आप हो सकता है एक बार सुन लो एंड आपको लगे कि मुझे समझ आ गया, फिर कोई और हो सकता है जो थोड़ा सुने एंड उसके बारे में सोचे, फिर उसको लगेगा कि मुझे आ गया, फिर उसके ऊपर और भी लेवल्स होंगे। तो कॉम्प्रीहेंशन आपका कब होगा, जब आपके लिए ये एक लिविंग रियलिटी बन जाए आपके लाइफ में। ये जो 3 स्टेटमेंट्स अगर आपके लाइफ में लिविंग रियलिटी बन जाए, तब ये आपके लाइफ में काम आएगा, वरना कोई काम नहीं आएगा। तो एक आपके लिए चैलेंज है आज रात को ये 3 जो प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट था मैप इज नॉट द टेरिटरी, इसके बारे में सोचना है। सेकंड है हमारा बॉडी एंड माइंड आर इंटरलिंक्ड, एंड थर्ड है हमारा देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फेलियर, जस्ट फीडबैक। तो इन तीनों के बारे में अच्छे से आप कॉन्टेम्पलेशन करना, दिमाग में सोचना, हर एंगल से सोचने की कोशिश करना। जैसे कि फर्स्ट जो था प्रिंसिपल हमारा, द मैप इज नॉट द टेरिटरी, इसमें अगर देखा जाए तो एक्शन सीन वाला जो था हमारा, मैम ने जो एग्जांपल दिया था मूवी सीन का, कि एक टैक्सी ड्राइवर एक ऑटो वाला लड़ रहे थे एंड लोगों को लगा कि रोड रेज हो रहा है, लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर एक कट की आवाज आई तो सब समझ आया कि वहां पे शूटिंग चल रही। ऐसे ही आप अपने लाइफ में कोई भी टॉपिक पकड़ो एंड उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो। हो सकता है कि आपको पहले लगे कि ये पर्सपेक्टिव सही है, फिर ये पर्सपेक्टिव सही है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप एक मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, मोबाइल फोन का कोई अपने आप में मीनिंग नहीं है, हमारा माइंड मीनिंग देता है। अगर एक एडिक्टेड इंसान है बहुत ज्यादा, जिसका मोबाइल से वो एडिक्शन है उसको, तो मोबाइल को देख के उसको एक काइंड ऑफ थॉट्स आएंगे, उसको लगेगा कि ये मोबाइल मुझे दे दो, एंड उसके लिए हार्मफुल होगा वो मोबाइल, राइट। सेकेंड हो जाएगा कि यही मोबाइल अगर मैं एक बच्चे को दे दूं तो उसको ये मोबाइल दिखेगा एज अ गेमिंग चीज, उसको लगेगा कि मैं गेम चला लूं, गेम खेलता हूँ इसमें, राइट। एंड उसके बाद अगर मैं बिजनेसमैन को यही फोन दे दूं तो उसको लगेगा चलो इससे पैसे कमाए, सोशल मीडिया से पैसे कमाए। तो मोबाइल का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन उसको मीनिंग, उसको इंटरप्रिटेशन हम लोग दे रहे हैं। तो ऐसे करके डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखो। कोई भी पर्सपेक्टिव सही और गलत नहीं है, सारे पर्सपेक्टिव सही है। अगर आप इन पर्सपेक्टिव को कंबाइन करोगे तो आपको पता लगेगा कि पर्सपेक्टिव इनफाइनाइट हो सकते हैं, कई सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पर्सपेक्टिव। तो इस पे कॉन्टेम्पलेशन करना आज, एंड अगर आपको कुछ पता लगे तो ऑफकोर्स मुझे एंड साथी मैम को आप डीएम कर सकते हो। मैं जानना चाहूंगा कि आपके क्या रियलाइजेशन है, क्योंकि रियलाइजेशन एक्चुअली में आते हैं, नॉर्मल लोगों को आते हैं। मुझे रियलाइजेशन आए बहुत सारे, स्वाति मैम को भी डेफिनेटली बहुत सारे रियलाइजेशन आए होंगे। अगर आप कोई एक चीज के बारे में सोचते जाओ तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे आता है कि आप लोग आहा समझ आ गया मुझे क्या बोलना चाह रहे थे, राइट। तो इसको रियलाइजेशन कहते हैं, एंड ये मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा इनवैल्यूएबल होते हैं। तो अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। स्वाति मैम अपने क्लाइंट का एग्जाम्पल शेयर करेंगे कि कैसे उनका लाइफ चेंज हो गया एनएलपी को यूज करने के साथ, एंड उसके बाद आपको मिलने वाला एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक जिसके साथ आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो मैम, example of the client. Okay, so I will obviously not share the name of the client though, but this was again a personal development space में ही था. Personal, I would say that person was going through a lot of trauma because of his breakup. Okay, and young chap, I think आपकी ही उम्र के होंगे या शायद आपसे थोड़े छोटे, and he had gone out to study. He was in Netherlands. Okay, so he had gone out to study. Parents ने उसको भेजा था and all that, and वहां पर उनका एसोसिएशन हुआ किसी के साथ में, और 4 साल उनका रिलेशनशिप रहा। और सडनली वो रिलेशनशिप जो है विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी, और बहुत सीरियस रिलेशनशिप था, बिकॉज he could not get any explanation from the girl and they just broke off and she just left him and went away, which could be anything, which could be, we didn't even get into the details of it. Like I said, map is a territory. तो हमने पहले जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, he was really in a very very bad state. He was having suicidal tendency. He was feeling very guilty of himself. He was interpreting things which I can't even tell you. Like, imagination goes wild. Why did she leave me? Was there something wrong with me? Am I not able to do good for her? Whatever, XYZ.
एंड उसकी वजह से उनकी पूरी करियर, उनका एजुकेशन, उनका, दैट वाज पैंडेमिक गोइंग ऑन दैट टाइम, लास्ट ईयर की बात है। तो पैंडेमिक फर्स्ट एंड ही वाज इन अ वेरी वेरी बैड स्टेट, एंड वी वुड हैव दीज वीडियो कॉन्फ्रेंसेस विद हिम बिकॉज ऑनलाइन था हमारा सेशन। सो ये हमारे, आई थिंक इट वेंट ऑन फॉर गुड 6.5-7 months, एंड एनएलपी की बहुत सारी टेक्निक्स मैंने यूज करी उनके ऊपर। आई थिंक द फर्स्ट एंड सिंपल टेक्निक जो मैंने यूज की, व्हाट इट वाज एंकरिंग टेक्निक, to get him back into the state of confidence that it is. So I'll before I get into the what is it basically. So basically anchoring technique वो होता है जहां पर हम अपना हमारे लाइफ में हम बहुत सारी इमोशंस डील करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं, जैसे आपने कहा कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या कोई अग्रेसिव बंदा है बोलेगा मेरे अंदर पीस नहीं है, बहुत अग्रेशन है, मेरे अंदर पीस नहीं है, काम स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता। हमारे पूरे लाइफ स्पैन में हमने सारी इमोशंस को एक्सपीरियंस किया है। अगर हम मंदिर जाएंगे तो हम बहुत काम होंगे, हम कहीं कहीं पर पढ़ाई करने बैठेंगे तो बहुत फोकस्ड रहेंगे, हम फ्रेंड्स के साथ बात करेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन अगर हम पब्लिक स्पीकिंग के लिए स्टेज पे जाएंगे तो हमारे पैर कांपने लग जाएंगे। तो हमारी लाइफ स्पैन में हम ये इमोशंस को कहीं ना कहीं एग्जिबिट करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें कौन से इमोशन को किस टाइम पे लेके आना है, टू ब्रिंग इट इनटू रियलिटी। तो एंकरिंग जो टेक्निक है, एंकरिंग एक ऐसी टेक्निक है जो आपको किसी और से नहीं सीखना है, आपको अपने ही रियलिटी में, अपने ही लाइफ में, आपने अगर कभी भी काम स्टेट ऑफ माइंड एक्सपीरियंस किया है, सपोजिंग अगर मुझे अभी बात करते करते यहाँ आने से पहले सपोजिंग मुझे एकदम काम स्टेट ऑफ माइंड में बहुत पूरे दिन से बहुत थक के आई हूँ और बहुत परेशान हूँ और मुझे एकदम काम पीस ऑफ माइंड रखना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना काम स्टेट ऑफ माइंड एंकर करूंगी। तो वो एंकरिंग जो है वो हम अपने ही पास्ट में, हम जब बहुत ही सुप्रीम काम स्टेट में थे वहां से हम लेकर आएंगे और हम उसको यहाँ पर अपने करंट रियलिटी में उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, लेकर आएंगे, एंड वी लिव बाय दैट। एंड देन माय मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, माय बॉडी, माय सेंसेस, everything, my neurons, and I'll involve all my senses, not only physical but all my senses। जैसे आपने बोला 5 के 5 senses, my hearing senses, my listening senses, my vision, my feeling, my touch senses, everything I will involve, और उस रियलिटी को मैं वहां पर लेकर आऊंगी ताकि my body, my mind feels that I'm absolutely calm, and then I will come to the session। So जो ये जेंटलमैन थे, इनको कॉन्फिडेंस का इशू था, इनका जो कॉन्फिडेंस है वो शैटर हो गया था, ये जाने बिना कि एग्जैक्टली क्या हुआ। So we didn't dig into the past. Obviously, that was again there was a technique called past phobia, which is कि phobia था जिनको मिटाना था। मतलब वो एक इंस्टेंस था लाइफ में, वो एक एपिसोड लाइफ में है जो हमको अपने, कहते हैं ना कि अपनी मेमोरी से इरेज करना है। शाहरुख खान का एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि याददाश्त भी बड़ी अजीब चीज होती है, कभी कभी बहुत सारी चीजें याद करने की कोशिश करो, याद नहीं आती, कभी कोई छोटी सी बात को हम पूरी जिंदगी याद रख लेते हैं। सो लेकिन ये जो एनएलपी है ये आपको सिखाता है कि मुझे ये डायलॉग इतना पसंद है, लेकिन आपकी याददाश्त को भी आप अपने काबू में कर सकते हैं, ठीक है। कुछ मेमोरीज होती है जो हमें टच करती, पिंच करती हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं, कोई हमने सैड सॉन्ग सुन लिया तो हम उस मेमोरी में चले जाते हैं। तो इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा था, कोई पिक्चर देख लिया, किसी कपल को घूमते हुए देख लिया, कोई गाना सुन लिया, सडनली वो ट्रिगर हो जाता है, सडनली ही वुड स्टार्ट क्राइंग, नॉट ओनली अपसेट बट क्राइंग एंड नॉट गेट इन कंट्रोल। सो उनको वो फोबिया हटाना था, वो पास्ट मेमोरी हटानी थी, फोबिया नहीं बोलूंगी, पास्ट बैड मेमोरी हटानी। तो हमने वो टेक्निक उनके साथ किया पहले कि हम उस मेमोरी में गए एंड वो मेमोरी, वो एक्सपीरियंस को ही हमने वैनिश कर दिया उनके मेमोरी से। मतलब उनके, आप ये कह सकते हैं कि डीवीडी में से मूवी, 3 घंटे की मूवी में से हमने वो 15 मिनट को इरेज कर दिया। और ये एक्चुअली पॉसिबल है। ये आपको लगेगा अभी, आप जो भी सुन रहे हैं आपको लगेगा शायद ये ब्लफ कर रही है, लेकिन ये एक्चुअली पॉसिबल है कि आप अपने पास्ट में जाइए और आप अपना कोई भी बैड एक्सपीरियंस जो आपको बार बार पिंच करता है, जो आपको बार बार जिटर्स देता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता, उसको रिमूव करते हैं। हम कहते हैं ना हील योर पास्ट, कैसे हील करते हैं, ऐसे बोल बोल के हील नहीं होता, वो ही करना पड़ता है कि ऐसी टेक्निक करनी पड़ती। तो वो हमने पहले वो किया उनके साथ में, एंड देन आई गेव हिम द एंकरिंग ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप जो हो वो बेस्ट हो, and you can get any other girl, you can get any other relationship for yourself, just be yourself। so वो हमने फिर एंकर किया और काफी सारा प्रैक्टिस किया, मंथ ऑन मंथ और वीक्स, जैसे मैंने कहा 6.5-7 महीने लग गए, एंड टुडे ही इज डूइंग वेरी गुड फॉर हिमसेल्फ, करियर वाइज ही इज डूइंग वेरी गुड, ही इज ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप विद समवन, ही इज ऑलवेज
messaging me, telling me, showing me pictures of his girlfriend and all of those things. But that's separate. But I think I feel very happy for the boy, because जिस तरह से मैंने उनको देखा था पहले, ये मैं बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे टेक्निक्स कर चुकी हूँ, लेकिन उनके साथ मुझे इतना ज्यादा टच फील हुआ कि उन्होंने लिटरली मेरे डीएम में लिखा है उन्होंने कि आप मेरे लिए एंजल सिस्टर हो. You know that आपने literally he said that, you know, you're like an angel sister for me who came and who just changed my life. मुझे कहाँ से आप उठाकर कहाँ लेकर आए हो. So ये चीज जो है मैंने नहीं किया, एनएलपी ने. और वो टेक्निक शायद अगर मुझे नहीं पता होती तो मैं भी शायद ज्ञान दे देती उसको कि नहीं बेटा ऐसे नहीं वैसे नहीं. बट वो टेक्निक से हम कुछ चीजें ऐसे कर पाए जो उनका मेमोरी को डिलीट कर पाई, और वो आगे जाके you know he could go into the future and leave the past behind. So I think that was something I really wanted to share. I think thank you for bringing that point up. This was definitely which touched me also as a coach कि मैं किसी के लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन ला पाई कि वो आज एक अपने करियर पाथ पे फॉलो कर पा रहे हैं और खुश है whatever he is doing in his life. Really nice story, man. So एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था. So जो एंकरिंग प्रोसेस है, अगर हमें एंकर करना है आज के रियलिटी में, सो डू वी विजुअलाइज द थिंग कि जैसे मैं बहुत काम था 2 साल पहले तो मैं उसके बारे में विजुअलाइज कर रहा हूँ एंड उसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, मैं पूरा फील कर रहा हूँ सीन को, देख रहा हूँ. इसको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है. सो देयर इज अ प्रोसेस टू इट. अगर इफ यू वांट आई कैन गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोसेस. तो इफ आई हैव टू एंकर, फॉर एग्जांपल अगर मुझे आज, और ये मैंने खुद भी किया था, ठीक है, मेरे को पब्लिक स्पीकिंग में जाना था. मैं ऐसे कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, वो बचपन से ही था, लेकिन अगर मुझे ये करना है कि मुझे काम स्टेट ऑफ माइंड लेना है या कॉन्फिडेंस लेना है, फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट सिट क्वाइटली एट वन प्लेस, आई विल क्लोज माय आईज, आई विल ट्राई टू थिंक. फर्स्ट मैं सोचूंगी मुझे कौन सी वो इंस्टेंस में जाना है जहां पर मैं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट थी. ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है, शायद मैं मम्मी पापा के साथ में थी, शायद फ्रेंड्स के साथ में बातें कर रही थी, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, चॉपी, वेरी एनर्जेटिक, जो दिमाग में आ रहा है फट से बोला. वही तो होता है ना कॉन्फिडेंस की, जो आपके दिमाग में है फट से बोलो, बिना डरे, बिना किसी एंजाइटी के आप बोल रहे हो. तो मैंने आंख बंद किया, आई क्लोज माई आईज एंड आई टेक अ डीप ब्रेथ एंड आई गो इनटू दैट मेमोरी. और ये गाइडेड होता है. अगर आपने एनएलपी नहीं, मतलब अगर आप किसी कोच के पास जाएंगे, जैसे हम भी होते हैं, हम गाइड करते हैं through some verses. So there's therapeutic words to it, there is hypnotic words to it, right? So वो words के through हम उनको guide करते हैं कि वो उस past memory में जाएं, वो चाहे कोई भी memory हो. So we will guide him to go to that memory. आप now you're in that state of mind, and when you're there, visualization, आंख बंद करके आप वहां पहुंच रहे हो, you physically feel it that you're there. Okay, मतलब मैं I can see myself, feel myself sitting with my buddies and having a good time. और वो पूरा एनर्जी जो है, वो पूरा एनवायरमेंट जो है, मैं अपने अंदर समा रही हूँ, राइट? सो आई कैन फील एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग, आई कैन हियर एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग, आई कैन सी एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग. एंड देन व्हेन आई एम एट माय सुप्रीम स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंस, जब मैं बोल रही हूँ, जब मैं उनसे बातें कर रही हूँ, जब मैं बहुत सुप्रीम स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंस में हूँ, तब मैं एक एंकर दूंगी अपने आप को. एंकर क्या होता है? एक साइन होता है. हम जनरली बोलते हैं कि क्यों हम एंकर करते हैं, क्योंकि आप सिर्फ सोचने से नहीं जा सकते, आपको बॉडीली एक एंकर देना पड़ता है. बॉडीली आप एंकर दे सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, कुछ भी. कुछ लोग ऐसे करते हैं, यहाँ टच कर देते हैं, कुछ लोग जस्ट जस्ट कीप लाइक दिस, ऐसा कुछ जो आप बाहर जाएंगे लोगों के सामने करेंगे तो आपको किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए. सो यू डू लाइक दिस समथिंग फॉर एग्जाम्पल. एंड जब मैं अपने सुप्रीम स्टेट में पहुंचू, मैंने ये किया. अब ये क्यों किया? मैं उस स्टेट को मैंने यहाँ कैप्चर किया, ताकि मैंने दिमाग को ये बताया जब भी मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे करूं तो मैं कॉन्फिडेंट रहूंगी. ये ठीक है. तो मैंने ये किया, प्रैक्टिस किया, फिर मैंने 2-3 बार प्रैक्टिस किया. आई गो इनटू दैट सुप्रीम स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंस, डू दिस, गो इनटू दैट स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंस, डू दिस. ये करने के बाद में नाउ आई विल, व्हेन आई आस्क दैट coachee of my, when I ask that person to directly close his eyes and do this and see whether he is reaching at that point. मतलब इसका मतलब ये है, मैं अब प्रैक्टिस कर रही हूँ, टेस्ट कर रही हूँ कि दिमाग समझ रहा है कि इसका मतलब वहां जाना है. ठीक है, तो मैंने ये किया और मेरा दिमाग वहां पहुंच गया. अगर ये हो रहा है, देन आई विल डू फ्यूचर पेसिंग. द थर्ड स्टेप इज कॉल्ड फ्यूचर पेसिंग. मतलब मैं अब ये एक्सपीरियंस करूंगी कि मैं कल को एक सेमिनार में जा रही हूँ और मुझे कॉन्फिडेंट रहना है, तो मैं अपने आप को विजुअलाइज करूंगी कि मैं चल के स्टेज पे जा रही हूँ, और तब मैंने अपना ये एंकर ट्रिगर किया और फिर मैं स्टेज पे गई. मैं ऑब्जर्व करूंगी मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या है, मेरा स्टाइल क्या है, मैं बातें कैसे कर रही हूँ, मेरी ब्रीदिंग कैसी है, एवरीथिंग आई विल ऑब्जर्व.
एंड देन आई विल डू दैट एक्ट. इट्स लाइक रिहर्सिंग. हम जाते हैं ना स्टेज पे रिहर्स करते हैं, तो वो हम मेंटल रिहर्स करके जा रहे हैं. ये फ्यूचर पेसिंग करना 2, 3, 4, 10 बार, जब तक आपको लगे कि आप कॉन्फिडेंट हो कि आपने एंकर पकड़ लिया है, तो आप करो. और ये एंकरिंग टेक्निक, इट मे फील लाइक राइट नाउ फील, जिनको नहीं पता बहुत बहुत सूडो लगेगा, लेकिन ये वर्ल्ड रिनाउंड ऑथर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स यूज करते हैं. टोनी रॉबिन्स, हु इज द मास्टर ऑफ एनएलपी, या वो लोगों से तालियां बजवाते हैं. वो हाई स्पीड की वॉल्यूम में गाना बजाते हैं और तालियां बजवाते हैं. देन ही एंटर्स द स्टेडियम बिकॉज दैट इज हिज एंकर. अगर वो ताली ना बजे तब तक उनके अंदर वो एड्रेनलिन रश नहीं होता. सो व्हाट इज दैट? दैट इज एंकर. कुछ लोगों के लिए कुछ लाउड म्यूजिक, अभी हम जैसे जिम में जाते हैं, हम स्लो म्यूजिक करते हैं, मैं नहीं भाग सकती, फास्ट म्यूजिक चाहिए, पीक स्टेट में आना चाहिए, तो वो एंकर होता है. सो ऐसे बहुत सारे सबकॉन्शियसली, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था शशांक, कि हम ये सारी चीजें सबकॉन्शियसली करते हैं, लेकिन अब इसको कॉन्शियसली अगर करना है तो इसको हम टेक्निक के थ्रू कर सकते हैं. तो ये अगर आप हर चीज के लिए, हर एट्रीब्यूट के लिए आप एंकर कर सकते हो, कॉन्फिडेंस के लिए कर सकते हो, काम स्टेट ऑफ माइंड के लिए कर सकते हो, फियर ना हटाने के लिए कर सकते हो, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स. आप अपने हर स्टेट ऑफ माइंड के लिए एक एक एंकर रख सकते हो, बट कंफ्यूज मत होना. यही है. और वो एंकर को आप जब चाहे ट्रिगर कर सकते हो. आपकी एंजाइटी, आपका जो कंट्रोल है, आपका जो इमोशन है, दैट विल बी टू मच इन कंट्रोल एंड यू विल बी एबल टू हैंडल योर इमोशंस वेरी वेल. थैंक यू सो मच मैम. ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक था. इसके बारे में मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी, तो मेरे को बहुत पता लगा एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू यूज इट. तो जो ऑडियंस है वो भी इस एंकरिंग टेक्निक को यूज करिए. जितना आपको समझ आया उसको ट्राई आउट करिए. अपना एक पोस्टर बना लीजिए, कोई भी एक एंकर बना लीजिए, एक सिंबल, साइन, कुछ भी हो सकता है. एंड उसके बाद वो विजुअलाइज करके ट्राई आउट करिए, छोटा एक्सपेरिमेंट करिए. एंड मैं इंकरेज करूंगा, जैसे मैं अपने क्लाइंट का स्टोरी शेयर किया था, आज के टाइम में साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मेंटल पैंडेमिक आ सकता है. तो जिसको भी मेंटल इश्यूज है, कोई भी सफरिंग है, तो याद रखो कि एक ही तरीका नहीं है उस चीज को देखने का. डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखो. एंड अगर सीरियस इशू है तो किसी को कंसल्ट करो. ऐसे बैठे मत रहो, कोई एक्शन लो. राइट? सो इट वाज अ वंडरफुल सेशन मैम. इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. सो किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकता है. मैम विल आंसर द क्वेश्चंस. एनी क्वेश्चंस एनीवन? You can just type it in the comment section. Yeah, anyone has any questions pertaining to the topics that we discussed or we have whatever? 2 people who want. Okay, no, we don't have. Okay, any questions? अच्छा, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है देन मैम को जाके करो फॉलो एंड मुझे फॉलो करो ऐसे और इंटरव्यूज देखने के लिए ऑन इंस्टाग्राम. हम दोनों के यूट्यूब चैनल्स हैं, आपको लिंक्स मिल जाएंगे बायो में. जाके फॉलो करो, सब्सक्राइब करो एंड ऐसे पावरफुल इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा हमारे थ्रू. तो एक क्वेश्चन आया है हमारा, मेरा फोबिया नहीं जाता. ओके, सो मैम फोबिया वही आ गया हमारा मेमोरी. फोबिया, हाँ, जैसे मैंने कहा था, फोबिया ये हम लोग किसी भी चीज से फोबिया हो सकता है. कुछ लोगों को छिपकली से भी फोबिया होता है, कुछ लोगों को अंधेरे से फोबिया होता है, कुछ लोगों को, मुझे पहले था अंधेरे से फोबिया, पानी से फोबिया होता है, ऊंचाई से फोबिया होता है. ये नहीं पता क्यों है. ये ऐसा नहीं है कि मेरे साथ लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ है इसीलिए हुआ है, किसी ने धक्का मारने की कोशिश की, ऐसा नहीं है, बट फोबिया है. अब वो चीज को भी एनएलपी की एक टेक्निक है, फास्ट फोबिया टेक्निक, उससे हम भगा सकते हैं, निकाल सकते हैं. वो क्यों है, कहाँ से आया है, उसको एलिमेंट्री डिलीट कर सकते हैं, जैसे डिलीशन यूज करके डिलीट कर सकते हैं. और वो डेफिनेटली आपको आप देखेंगे कि ये चीज जो है आपको आगे लाइफ में हेल्प करेगी. मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है जिनके साथ मैंने ये ट्राई किया था. फोबिया नहीं बोलूंगी, अगेन इट्स अ ट्रॉमा ओनली, पास्ट ट्रॉमा. उनके फादर की डेथ हुई थी, तो उसके बाद में वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब थी कि वो जब भी, यहाँ तक कि वो मूवी में भी अगर वो हॉस्पिटल का बेड देखेंगे ना, व्हाइट कलर का बेड देखेंगे व्हाइट कलर के चादर के साथ में, या किसी को लेके जाते हुए देखेंगे, डेथ किसी की डेड बॉडी देखेंगे, तो शी वुड क्राई आउट, बर्स्ट आउट क्राइंग एंड शी कुड नॉट कंट्रोल हरसेल्फ. हमने ये टेक्निक उनके साथ यूज करी थी एंड डेफिनेटली टुडे शी इज मच हैप्पी, मच बेटर एंड शी कैन कॉन्फिडेंटली, I mean, ऐसा नहीं है कि हम ये कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किसी चीज में देखना है उनको, लेकिन हाँ, वो शी डज नॉट हैव दैट फोबिया एनीमोर फॉर श्योर. ओके, सो ये डेफिनेटली, सोएब, अगर आपको यूज करना है, अगर ट्राई करना है,
you can DM me. I can help you to to eradicate that phobia as well. So Sohaib sir, आप मैम को DM कर सकते हो if you want to try it out. I definitely suggest कि आप ट्राई करो, आपका जो फोबिया है उसको हटाओ एंड अपनी लाइफ को अच्छे से जियो. एंड अगर लोग जितने भी व्यूअर्स है आपको ये अच्छा लगा होगा, इसको लाइक करना, शेयर करना. एंड आज के लिए इतना ही. इट वाज अ प्लेजर मैम टॉकिंग टू यू एंड वी विल अगेन डू दिस सम टाइम लेटर. Sure, For sure. definitely. Okay ma'am, thank you so so much. Shashank, for having me for the session. It was lovely talking to you as well, and I really enjoyed. So thank you very much, everyone, and do reach out in case of anything. Thank you. Okay, thank you Bye-bye. everyone for joining us live.